नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे 4 में। दोस्तों आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाया है। सबसे पहले आप देखिए हिस्ट्री का आज का टॉपिक है आपके सामने बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन आप जानते हैं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, ठीक है। तो हम बंगाल विभाजन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे और साथ ही साथ बंगाल विभाजन के समय पे जो वायसराय रहा है लॉर्ड कर्जन, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से आपको कवर करवाए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करता था? फ्रेजर हुआ करता था, ठीक है। तो फ्रेजर का भी नाम आप याद रखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ कर्जन का नाम याद रख के इसको छोड़ देते हैं फ्रेजर को। फ्रेजर का भी काफी योगदान था बंगाल के विभाजन में, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेजर था कौन? ये बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आज हम हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक और इन सबके लेखक एवं संपादक के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आधुनिक भारत का टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का सेशन मिस मत करिए और इस सेशन को अगर आप पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, ठीक है। आगे देखिए पॉलिटी। आज के इस सेशन में पॉलिटी का टॉपिक है आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, या इसी को राज्य के नीति निदेशक तत्व भी बोलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने पूरे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित जितने आर्टिकल हैं उन सब आर्टिकल को हमने पूरा क्लियर आपको बताया है, ठीक है। और साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर भी हम आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के बीच क्या अंतर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, इस पे भी हमने पूरी डिटेल से आपको बताने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जितने आर्टिकल हैं ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इतना तो आर्टिकल जरूर हमेशा याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए मौलिक कर्तव्य। देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के साथ साथ आज के इस सेशन में हम टॉपिक कवर करेंगे पॉलिटी का मौलिक कर्तव्य। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में रखा गया है, ठीक है। भाग 4 में तो आपका नीति निदेशक सिद्धांत है। मौलिक कर्तव्य या इसी को मूल कर्तव्य भी बोलते हैं, मूल कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर है, ठीक है, इसको एक मत समझिएगा। आप याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है जबकि मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आप जरूर याद रखिए, ठीक है। आज के सेशन में हम मौलिक कर्तव्य को कवर करेंगे। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 के क में है। ये मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसे जोड़ा गया था। और याद रखिएगा कि जिस टाइम पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस टाइम पे मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी। वर्तमान में इसकी संख्या 1 बढ़ गई है, यानी वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। और जो एक मूल कर्तव्य आपका बढ़ा है, याद रखिएगा, ये जो एक मूल कर्तव्य बढ़ा है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने पॉलिटी का अगला टॉपिक लिया है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं कि महान न्यायवादी के बारे में वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। किसमें? 76 में। और महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर धारण करता है, ठीक है, पद को धारण करता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है और ये भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से आपको कवर करवाया है। महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है आपका आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 भी इससे संबंधित है। आगे हम पूरे 88 और आर्टिकल 76 के बारे में हमने इस सेशन में आपको कंप्लीट करवाया है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक। उसके बाद आज के सेशन में मिसलेनियस का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको कवर करवाया है। प्रमुख कप एवं ट्रॉफी, ठीक है, ये खेल से संबंधित टॉपिक है आपका। प्रमुख कप एवं ट्रॉफी, ये भी कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। आगे फिर हम मिसलेनियस का टॉपिक रखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन सबको हमने आपको आज के इस सेशन में कवर करवाया है। उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात जिसको इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, ठीक है, इन सबको हमने आज के सेशन में कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो आज के सेशन का जो भी टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आज का जो ये सेशन है ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, आप याद रखिएगा। बिहार सीजीएल, अभी बीएसएससी, आप जानते हैं कि बीएसएससी का 2 बड़ा वैकेंसी है।
10+2 लेवल का करीब आप जान रहे हैं कि 22,000 के आसपास वैकेंसी है, और बिहार CGL इसका करीब 1100 के आसपास वैकेंसी है, यानी BSSC का बहुत बड़ा वैकेंसी है अभी बिहार में। उसके बाद UPSI, करीब UPSI का 4500 के आसपास वैकेंसी है। फिर BPSC AEDO तगड़ा पोस्ट है ये भी। उसके बाद बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा 1799 वैकेंसी अभी आपके सामने है, ठीक है। फिर रेलवे का NTPC का नोटिफिकेशन भी 2025 का आ गया है आपके सामने। उसके बाद साथ ही साथ JEE का नोटिफिकेशन आ गया है, रेलवे ग्रुप डी का आगे एग्जाम होने वाला है, तो रेलवे के लिए भी काफी कारगर साबित होगा आज का ये सेशन, ठीक है। उसके बाद SSC के सभी फॉर्मेट, चाहे वो CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, इन सभी फॉर्मेट के लिए भी काफी हेल्पफुल है। और साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे BPSC टीचर हो, BPSC हो, UPSI हो, UKPCS हो, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के सेशन को आप मिस मत करिए। और आप जानते हैं कि प्रत्येक डे में मॉर्निंग सेशन में हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रखते हैं, 10, ठीक है। यानी MCQ फॉर्मेट पे ये 10 क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं कि बस जिस टॉपिक से संबंधित वो प्रश्न है हमने उस टॉपिक को कंप्लीट कराना है, ठीक है। यानी MCQ तो एक बहाना है, बाकी टॉपिक कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए हम प्रश्न को रखते हैं सिर्फ। आप जानते हैं कि जब आप लगभग 50 डे को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद लगभग टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम 100 MCQ रखेंगे। अभी दबदबा है टॉपिक का, अभी MCQ का ज़्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो ही हम 50 डे को कंप्लीट करेंगे, 50 डे को, उसके बाद हम MCQ को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहा करेंगे, तब टॉपिक का मेरे ऊपर दबाव नहीं रहेगा। फिर टॉपिक के लिए हम आपको सजेशन दे देंगे कि हम जो भी मान लीजिए 100 MCQ में जो भी टॉपिक संबंधित होगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप टॉपिक को लगातार कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। और अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये मॉर्निंग सेशन के डे 4 का प्रश्न संख्या फर्स्ट है आपके सामने कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, डी है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया है, इसका मुख्य कारण क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है, इसको संविधान के भाग 4 अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है, आप याद रखिएगा। और अभी हम पूरे नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, एक एक इसका आर्टिकल जानेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। किसमें है? भाग 4 में, याद रखिएगा। देखिए, भाग 1 से लेके भाग 4 तक तो आप जरूर याद रखिए, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, ठीक है। किसी और वीडियो में हम पूरे मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल 35 तक है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। और एक आप जरूर याद रखिएगा, भाग 4 का क जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में रखा गया है, और मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत आप जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। और जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उस टाइम पे मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन बाद में एक बढ़ गया, इसमें अभी वर्तमान में 11 है। और जो एक बढ़ा था ये 86वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ा था, और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उसे प्राथमिक शिक्षा जरूर दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये तीनों जो भाग है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीनों से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, देखिए मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्य हैं। आज के इस लेक्चर में पूरे मूल कर्तव्य के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अभी आप देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है,
अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, यानी ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर हम पूछे मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से, नीति निदेशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। और मूल कर्तव्य को कहां से लिया गया है, आप जानते ही हैं, इसे रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी ये सभी फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमारे संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं उस पर हमने एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और भारतीय संविधान के प्ले लिस्ट में जाके जाइएगा तो वो वीडियो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ठीक है, तो राज्यों के लिए कल्याणकारी जो भी कार्यक्रम है इसे बनाने का कर्तव्य है आपका राज्य का। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, आप जानते हैं कि हमारे संविधान में सबसे अधिक स्रोत अगर कहीं से लिए गए हैं, सबसे अधिक स्रोत अगर कहीं से लिए गए हैं तो कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे अधिक यहीं से लिए गए हैं। यानी लगभग आप जानते हैं कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395 हुआ करती थी। इनमें से करीब 235 अनुच्छेद जो है, 235 अनुच्छेद लगभग, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब बाकी सब विदेशी स्रोत से लिया गया है। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, ये पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो शामिल है अनुदेश प्रपत्र, वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको एक नज़र देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 37, और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मौलिक अधिकार के जितने आर्टिकल हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार संबंधित मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है, मौलिक अधिकार का वर्णन आप जानते हैं कि भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो ये टोटल आर्टिकल। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं कि इसका वर्णन है भाग 4 में, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसके बारे में पूरी डिटेल से। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य की संख्या कुल 11 है इसके बारे में। ठीक है, तो इतना तो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है इससे 1 से 2 प्रश्न तो बनना ही बनना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अब हम आर्टिकल 37 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 37, देखिए, इसमें नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति का वर्णन है। इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की प्रकृति का वर्णन किया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों के जितने भी प्रावधान है ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। ठीक है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, देखिए, इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। ठीक है, इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है। देखिए, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। ठीक है, ये किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निदेशक तत्व हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें आप इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 37 में किसका वर्णन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति का वर्णन है। किसका वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सकेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 38 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 38 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक ऐसा व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है,
आगे देखिए, और आप याद रखिएगा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन-कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है? आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 देखिए, इसमें वर्णन किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। ठीक है? आर्टिकल 39 में वर्णन है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो पुरुष और स्त्री को, तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 39 में है। ठीक है? आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 39 का क्लॉज क। आर्टिकल 39 का क्लॉज क, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल 39 का क्लॉज क। इसमें वर्णन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय यानी सबको एक समान न्याय मिले। ठीक है? और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है? तो याद रखिएगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 39 के क में। फिर है आर्टिकल 39 का ख, यानी आर्टिकल 39 का क्लॉज ख में वर्णन किया गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी जो सार्वजनिक धन है, इसका वितरण इस प्रकार से किया जाए कि सार्वजनिक यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ये हितकारी साबित हो सके। ठीक है? आगे देखिए, अब है आर्टिकल 39 का गौ। आर्टिकल 39 का क्लॉज गौ जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते तो इसको इस प्रकार से लिखते, आर्टिकल 39 का क्लॉज सी। ठीक है? तो क्लॉज सी रहे या गॉ रहे, बात एक ही है। ठीक है? तो आर्टिकल 39 का क्लॉज गौ में किसका वर्णन है? धन का समान वितरण का। धन का समान वितरण का वर्णन है इसमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने का इसका संभावना है। ठीक है? आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखिए, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, आर्टिकल 49, ये सभी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो जिसमें हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है? आगे देखिए, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में किसका वर्णन है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए, आप जानते हैं कि इसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, देखिए ये सभी जो भी योजना है, ये किस आर्टिकल को फुलफिल करता है? आर्टिकल 41 को फुलफिल करता है। ठीक है? तो आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है? कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 40 में किया गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है? काम, शिक्षा, आप सरकार से ये आग्रह कर सकते हैं कि आप हमें वैकेंसी निकालो। ठीक है? लेकिन आप सरकार के ऊपर वो क्या बोलते हैं कि न्यायालय में जाके उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं कि हमको ये वैकेंसी चाहिए तो चाहिए। ठीक है? ये सरकार का काम है कि वो काम, शिक्षा और लोक सहायता का अवसर प्रदान करे। ठीक है? याद रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, देखिए इसको आप इस तरह से याद करिएगा कि आर्टिकल 41 में पहले हमने काम मांगा सरकार से, काम मांगा। ठीक है? ऐसे याद करिएगा, काम मांगा। आर्टिकल 42 में जब सरकार हमको काम देने के लिए तैयार हो गई, तो फिर हमने सरकार से कहा कि काम की क्या क्या न्याय संगत और दशाएं, मानवोचित दशाएं हैं, यानी उसका कंडीशन क्या है। ठीक है? उसकी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है? यानी उसके बाद हमने आर्टिकल 42 में उसकी क्राइटेरिया के बारे में जाना कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, यानी आप जब हम सरकार से काम मांगे तो सरकार हमें किस प्रकार का काम दे रहा है, उसके बारे में जानकारी आर्टिकल 42 में दिया गया है। तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है? तो आर्टिकल 41 में सबसे पहले काम मांगा हमने, आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं यानी काम की जो क्राइटेरिया है या उसके बारे में जाना। ठीक है? उसके बाद फिर आर्टिकल 43, देखिए ये तीनों एक लगातार है। उसके बाद जब उसकी क्राइटेरिया के बारे में जान गया, उसका कंडीशन, क्राइटेरिया नहीं कंडीशन भी आप कह सकते हैं, उस काम की कंडीशन के बारे में जब जाना, तो उसके बाद हमने काम करने को तैयार भी हो गया। उसके बाद हमने सरकार से बोला कि आप इसकी मजदूरी क्या दोगे। ठीक है? हम जब काम करेंगे तो इसका मजदूरी क्या मिलेगा हमको। यानी आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है। तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है? याद रखिएगा।
देखिए, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 41 में हमने सरकार से काम मांगा, ठीक है। आर्टिकल 42 में जब सरकार काम देने के लिए तैयार हो गई तो उस काम का क्या कंडीशन है, उसकी क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करनी है, उसके बारे में जाना। और इसके साथ ही आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता का उपबंध का वर्णन किया गया है, जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 43 इसके बाद जब हमने काम मांगा आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 42 में जब सरकार आर्टिकल 41 के तहत काम हमें दिया, फिर आर्टिकल 42 में हम काम का कंडीशन जाना, और जब कंडीशन जान गया फिर हम काम करने को तैयार भी हो गए। उसके बाद आर्टिकल 43 में हमने बात की कि हमें निर्वाचन मजदूरी क्या दिया जाएगा, ठीक है, मेरी मजदूरी क्या मिलेगी, ठीक है, दिन भर का जो हम काम करेंगे वो क्या रहेगा मेरा तनख्वाह, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 43 का क, आर्टिकल 43 का क, आर्टिकल 43 का क्लॉज क में राज्य का कर्तव्य है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करे, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करे। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित किस आर्टिकल के तहत किया गया है, इसका वर्णन आर्टिकल 43 के क में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 44। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44 कई बार एग्जाम में पूछा है। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44 ये तो आप एकदम याद करके जाइए, ठीक है। आर्टिकल 40 में आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 44 में राज्य के आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता यानी सिविल कोड के बारे में इसका वर्णन किया गया है, किसमें, आर्टिकल 44 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आपका गोवा है। कौन सा है, गोवा है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम राज्य है इसे लागू करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको प्रयास कर लीजिएगा, प्रयास करेगा, ठीक है। तो सिविल समान सिविल संहिता का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में है। और प्रथम राज्य कौन बना है जो समान सिविल संहिता को लागू किया है, तो गोवा बना है, ठीक है। अब देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए राज्य का यह कर्तव्य है कि उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आप देखते होंगे अपने राज्य में आंगनबाड़ी जो केंद्र देखते होंगे, इसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। तो ये सभी राज्य सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 देखिए इसमें आर्टिकल 46 के अनुसार देखिए राज्य का यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। अनुसूचित जातियों मतलब एससी कास्ट के लिए, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी कास्ट के लिए, और अन्य दुर्बल वर्ग जिसमें आप किसी को भी रख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो एससी, एसटी और जितने भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग हैं, इसके लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास कौन करेगा, राज्य। इसका वर्णन है आर्टिकल 46 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में देखिए इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लोगों के पोषाहार स्तर, यानी आप देखते हैं कि सरकार ने शराबबंदी कर रखा है, बिहार में सरकार शराबबंदी किया हुआ है, शराबबंदी किया हुआ है, यानी ये शराबबंदी जो है, ये शराब जो है ये पोषाहार स्तर के लिए काफ़ी हानिकारक है, ठीक है। तो इसको बैन कर दिया, तो आपका ये कर्तव्य नहीं होगा कि या फिर आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप सरकार के ऊपर केस करिए, ठीक है, कि आप क्यों शराब बंद किए हैं। ये कर सकता है राज्य को, अगर लगेगा कि ये पोषाहार स्तर को डाउन कर रहा है या फिर हानि पहुंचा रहा है तो उसे वो बैन कर सकता है, ठीक है। इसी के तहत आप जानते हैं कि शराब को बंद किया गया है। उसके बाद जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 देखिए इसमें राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है
कि आर्टिकल 48 के अनुसार, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 48 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा, ठीक है, तथा गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है, तथा गाय, बछड़ों तथा अन्य जितना भी दुधारू वाहक पशु हैं उसके वध का प्रतिषेध करेगा, ठीक है, यानी उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 48 में है। उसके बाद है फिर आपके सामने आर्टिकल 48 का क्लॉज क। देखिए, इसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 48 का क्लॉज क में, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 का क जो है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 49, और ये तीनों का तीनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको मत भूलना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कह दिए, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। देखिए आर्टिकल 49, इसमें इसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। आर्टिकल 49 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अभी जितने भी पुराने स्मारक हैं, आप जितना भी देखते हैं, लाल किला हो गया, आपका आगरा का ताजमहल हो गया, ये सभी जो इसका संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 49 के तहत, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 ये भी कई बार पूछा है। देखिए, इसमें वर्णन किया गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं 50-50, ठीक है, 50-50, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, ठीक है, 50-50 कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है। आगे देखिए, इसके अलावे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। जितने भी अभी हम आर्टिकल पढ़े हैं, इसके अलावे भी कुछ आर्टिकल हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए, एक है आपके सामने आर्टिकल 350 का क्लॉज को, आर्टिकल 350 का क्लॉज को, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है। 350 के क में किसका वर्णन है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, इसका वर्णन है आर्टिकल 350 के क में। और फिर है आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, आर्टिकल 351 में, ठीक है। तो ये दोनों भी ऐसे आर्टिकल हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल आपको कवर करवाए सभी इंपॉर्टेंट थे, आप इसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। आगे देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन केटी शाह का था, किनका था? केटी शाह का, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ठीक है। ये कथन था आपका केटी शाह का, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक अधिकार में अंतर समझते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, पहला तो अंतर यह हो गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, जबकि मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में, ठीक है। तो दोनों का याद रखिएगा कि पहले मौलिक अधिकार का वर्णन है, उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। आप याद रखिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है, ठीक है, और मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखिए, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय की शरण लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत की जो प्रवृत्ति है ये सकारात्मक है। ये क्या है? सकारात्मक है। और मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति आपका नकारात्मक है, ठीक है। आगे देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत यह समाज की भलाई के लिए, ये समाज की भलाई के लिए है, ठीक है। यानी इसमें जब भी प्रावधान किया जाएगा तो वो समाज के हित के लिए होगा, ठीक है, पूरे समाज के लिए होगा, ठीक है। और यह व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है, या किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। देखिए, फिर नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।
ठीक है, नीति निदेशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे एक कानूनी मान्यता है। ठीक है, एक के पीछे राजनीतिक मान्यता है और एक के पीछे कानूनी मान्यता है। आगे देखिए, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को यह प्राप्त होता है। ठीक है, नीति निदेशक सिद्धांत जो है यह सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, और नागरिक को जो मौलिक अधिकार है यह स्वतः प्राप्त होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त होता है। देखिए आगे देखिए, नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में, ये गैर बाध्य योग्य है। ठीक है, और ये बाध्य योग्य है, याद रखिएगा, बाध्य योग है, यानी इसे न्यायालय में ले जाया जा सकता है कोई भी परेशानी होने पर, जबकि इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये था आपका मौलिक अंतर या मूलभूत अंतर था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ज्यादातर आप यहाँ इस चीज को याद रखिएगा कि ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। इसका वर्णन नीति निदेशक सिद्धांत का भाग 4 में है, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। ठीक है, और इसे लागू कराने के लिए, नीति निदेशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, और इसे लागू कराने के लिए, यानी मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण लिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में पूरी डिटेल से जाना। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? देखिए याद रखिएगा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है वर्ष 2006 में, फिर है 2002 में, फिर है 2000 में, फिर है 1970 में। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 ईस्वी में भारतीय संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसे 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को कहां से अडॉप्ट किया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और आप इसके बारे में ये भी जानते होंगे कि ये 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। और याद रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और इसका वर्णन किसमें है? भाग 4 के क में है। ठीक है, और अनुच्छेद किसमें है? ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और जब मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, तो उस टाइम पे मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी, मूल कर्तव्यों की संख्या उस टाइम पे 10 हुआ करती थी। ठीक है, मूल कर्तव्य की जो संख्या थी, मूल कर्तव्य की संख्या प्रारंभ में 10 हुआ करती थी, और 11वां यानी जो इसके बाद एक और जो बढ़ा था, वो याद रखिएगा अभी वर्तमान में कुल 11 हो गए। एक जो बढ़ा था ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में बढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या था इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम चलिए मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिस प्रकार से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूरे डिटेल से देखा, अब हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 51 के क में, और ये रूस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से इसे लिया गया है। देखिए, इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ये जरूर याद रखिएगा, किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर है मेरे भाई। ठीक है, इसको आप एक मत समझ बैठिएगा। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है, और इसका वर्णन है भाग 3 में, इसका वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, जबकि मौलिक कर्तव्य का वर्णन है आपका भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में, और इसकी प्रेरणा रूस से ली गई है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। याद रखिएगा कि किस समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। जिस टाइम पे इसको जोड़ा गया था उस टाइम पे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी मेरे भाई। ठीक है, बाद में ये बढ़कर अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 11। ठीक है, यानी एक बढ़ा है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ा है? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मूल कर्तव्य को बढ़ा दिया गया है। इसमें वर्णन है आपका कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए माता पिता या फिर कोई भी उसके पालन करता है तो उनका कर्तव्य है कि वो उसे प्रारंभिक शिक्षा जरूर दे। ठीक है, याद रखिएगा, मान लीजिए किसी के माता पिता नहीं रहे या फिर माता पिता नहीं है, कोई नानी घर में पला बढ़ा है। ठीक है, तो वो नानी घर में जो भी उनका पालन पोषण कर रहे हैं, चाहे वो मामी हो, मामू हो, या फिर जो भी हो, हम मामू बोलते, बिहारी लोग ज्यादातर मामा को मामू बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो भी है ये उनका कर्तव्य है कि ये बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा जरूर दे। ठीक है, या फिर कोई मौसी के यहाँ पल बढ़ रहा है, कोई फुआ के यहाँ, ठीक है, या बुआ के यहाँ, ठीक है, तो उनका कर्तव्य रहता है कि वो प्रारंभिक शिक्षा जरूर दे। ठीक है, बच्चे को। आगे देखिए,
अब मौलिक कर्तव्य, जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में हम पूरे डिटेल से जानते हैं। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए, आपसे प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा प्रश्न। इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, आप इतना बस याद रखिएगा कि आर्टिकल 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, और जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसको एक नज़र आप देख लीजिए। देखिए, संविधान का पालन करें, मौलिक कर्तव्य में पहला जो मौलिक कर्तव्य है आपका, कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है आपका? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आप जानते हैं कि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो उस टाइम पे सब एकदम पूरे, कोई बैठा हुआ नहीं रहता है, सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और खड़े होकर उसका आदर करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है, और इसे गाने में कुल कितने सेकेंड का टाइम लगता है? आप जरूर याद रखिएगा, 52 सेकेंड का टाइम लगता है। और इसे सबसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। बिशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में, बिशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में इसे गाया गया था पहली बार। और आप याद रखिएगा कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन के बारे में हमने पूरी डिटेल से आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन के बारे में लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा मौलिक कर्तव्य है आपका, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, ठीक है। तीसरा है आपका, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे, ठीक है। चौथा है आपका कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। अगर देश की रक्षा में अगर आपका सहयोग अपेक्षित है तो आप सहयोग जरूर दें, ठीक है। आगे देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है, मतलब स्त्रियों का सम्मान दे। अगला है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ठीक है। आगे देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इसकी रक्षा करे और इसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ठीक है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। आगे है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ठीक है। आगे देखिए, व्यक्तिगत और सामुदायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, ठीक है। आगे देखिए, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य की शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिर्फ माता पिता का ये कर्तव्य नहीं है, कोई भी उसके अगर संरक्षक हैं, कोई भी, चाहे वो मासी जी हों, बुआ जी हों, मामा जी हों, जिसके यहाँ भी बच्चा पल बढ़ रहा है, ठीक है, उनका ये कर्तव्य है कि उसे प्रारंभिक शिक्षा जरूर दे, ठीक है। और इसका वर्णन किसमें किया गया है? इसका वर्णन किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसका वर्णन अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21 क में किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 21 के क में, ठीक है, याद रखिए। तो चलिए, इस प्रकार से हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरे डिटेल से देखा, ठीक है। इससे पहले हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा, अब हमने मौलिक कर्तव्य को कंप्लीट किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ये काफी इंपॉर्टेंट महान न्यायवादी है, याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 63, सी है अनुच्छेद 76 और डी है आपके सामने अनुच्छेद 148। तो किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखिएगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है, जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 52 में आप जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं और महान न्यायवादी से संबंधित 2 आर्टिकल हैं, ठीक है। आर्टिकल एक 76 है और एक आर्टिकल है 88। तो जब भी महान न्यायवादी के बारे में पढ़िए तो दोनों आर्टिकल को आप जरूर देख लिया करिए। अभी हम पूरे महान न्यायवादी के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं, ठीक है। एक एक फैक्ट देखते हैं इसके बारे में और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए महान न्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 और संविधान के भाग 5 में है। आर्टिकल 76 और संविधान के भाग 5 में है और महान न्यायवादी से संबंधित आर्टिकल हैं आपके आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88। ये दोनों आर्टिकल महान न्यायवादी से संबंधित है और आप ज़्यादातर आप जानते हैं कि आर्टिकल 76 तो आप रट लेते हैं लेकिन आप इसको इग्नोर कर देते हैं आर्टिकल 88 को, और एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार पूछा है तो आप दोनों आर्टिकल को जरूर पढ़ के जाया करिए, ठीक है। देखिए आर्टिकल 76 में कहा गया है कि महान न्यायवादी जो है ये सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी या सर्वोच्च, इसको कानूनी अधिकारी भी बोल सकते हैं। कानून अधिकारी कौन होता है आपका? महान न्यायवादी होता है, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको महान न्यायवादी ना देके इंग्लिश में दे देगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इंग्लिश नाम जिसका इंपॉर्टेंट है आप उसको भी एक बार जरूर देख लिया करिए, ठीक है। आगे देखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान न्यायवादी के बारे में आप एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगा है, आप जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है आर्टिकल 61 में। किसी राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगा है, वैसे तो आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, मान लीजिए अगर किसी भविष्य में किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति अपना वकील किसको रखेगा? महान न्यायवादी को रख सकता है, ठीक है। तो महान न्यायवादी भारत सरकार का वकील इसको माना जाता है, ठीक है। भारत सरकार का ये वकील का काम करता है, ठीक है। और यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। देखिए तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखिए प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे इसको पद से हटा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन करता है? आपका महान न्यायवादी। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति ही राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल का भी जो पदावधि है ये भी प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल भी अपने पद पर रहता है या पद धारण करता है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों। अब देखिए आर्टिकल 88 ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसमें कहा गया है कि महान न्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। संसद का सदस्य कहने का मतलब कि ना तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लेकिन यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। लेकिन इसको ये अधिकार है, यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है। किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है मेरे भाई। इस चीज को आप इग्नोर मत करिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 88 में क्या वर्णन है कि महान न्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन यह किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है, किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। देखिए अब हम महान न्यायवादी बनने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए महान न्यायवादी बनने की जो योग्यताएं हैं ये है, महान न्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए होती है। मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को ही राष्ट्रपति महान न्यायवादी नियुक्त करता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, ठीक है, जिस न्यायालय में भी चाहे उस न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। देखिए यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भारतीय मतलब हमारे सरकार का, भारत सरकार का प्रमुख वकील कौन माना जाता है? आपका महान न्यायवादी माना जाता है, ठीक है। देखिए वर्तमान में भारत सरकार का महान न्यायवादी कौन है? भारत का महान न्यायवादी कौन है? याद रखिएगा, श्री आर वेंकट रमनी है, जो कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल 88 और आर्टिकल 76 ये दोनों महान न्यायवादी से संबंधित आर्टिकल हैं और महान न्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी योग्यताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है, ठीक है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है, ठीक है, या जब तक चाहे वो पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये पद धारण करता है, ठीक है। आगे देखिए योग्यताएं के बारे में पढ़ ही लिए हैं।
और यह जो है ये भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील माना जाता है और यह भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का इसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में महान्यायवादी अभी कौन है? श्री आर वेंकट रमणी है, जो कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हुए हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का मतलब वही। आगे देखिए, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतल बाढ़ हुए। ठीक है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतल बाढ़। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में है आपके श्री आर वेंकट रमणी। ठीक है, दोनों आप जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा। और MC शीतल बाढ़ यह 13 वर्षों तक इस पद पर रहे थे, 13 वर्षों तक। ठीक है, आप जानते हैं कि महान्यायवादी का जो पदावधि है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद धारण कर सकता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति जब तक चाहे इसको अपने पद पर बनाए रख सकता है। ठीक है, तभी तो MC शीतल बाढ़ 13 वर्षों तक पद पर रह गए। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है आपका राज्यपाल भी। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद धारण करता है और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इस चीज को आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा। राज्यपाल के बारे में जो वर्णन है आप जानते हैं कि आर्टिकल 153 में किया गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या फिर एक राज्यपाल जो है वो एक या दो से एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 4 देखिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पे वायसराय कौन था, या किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बंगाल विभाजन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। वैसे हम बंगाल विभाजन पर हमने एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और आधुनिक भारत के सेक्शन में आप देखिएगा कि बंगाल विभाजन पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय के रूप में 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे थे, कि इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही वर्ष 1905 में किया गया था बंगाल का विभाजन। देखिए, इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, और ये घोषणा कहां पे की गई थी इस बात को आप याद रखिएगा, शिमला में की गई थी। कहां पे? शिमला में की गई थी। शिमला में घोषणा होता है आपका 20 जुलाई 1905 को। देखिए, कुछ डेट आप जरूर याद रखिएगा बंगाल विभाजन से संबंधित। 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है, घोषणा या फिर कह सकते हैं कि निर्णय लिया गया था, निर्णय लिया गया था। ठीक है, कब? 20 जुलाई 1905 को, कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि अंग्रेजों का यह कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया था। बंगाल में अभी वर्तमान का जो उस टाइम पे जो बंगाल हुआ करता था उसमें वर्तमान का बिहार शामिल है, उड़ीसा शामिल था, झारखंड, असम, ये सभी प्रदेश शामिल हुआ करते थे, और कुछ भाग आपका बांग्लादेश का भी था। ठीक है, वर्तमान में जो बांग्लादेश है अभी। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया था बंगाल का। तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि बहुत बड़ा एरिया था, जिस कारण से हमें प्रशासन चलाने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, इस कारण से हमने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है, कुछ इतिहासकार का कहना है कि ऐसा नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रशासनिक भी व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी। कारण बस ये था कि बंगाल में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है या राष्ट्रीय क्रांतिकारी वहां से पनप रहे थे, इस कारण से उसे तोड़ने का काम किया था कौन? ब्रिटिशर्स ने इसे तोड़ने का काम किया था। यानी फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति का यहाँ पे ये पालन किया था। यानी फूट डालो और शासन करो कहने का मतलब हो गया कि फूट डालो मतलब मुसलमान, मुस्लिम और हिंदू के बीच में फूट डालने का काम किया था ये। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं रह पाया था। आप जानते हैं कि वर्ष 1911 में, 1905 में ये बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन फिर 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी पूरी डिटेल से। देखिए, 20 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई या फिर निर्णय लिया गया। देखिए, इसके विरोध में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को, याद रखिएगा कि कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके विरोध के लिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, तथा 16 अक्टूबर 1905, तीसरा डेट है आपके सामने, 16 अक्टूबर 1905, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है बंगाल विभाजन से संबंधित, काफी इंपॉर्टेंट। 16 अक्टूबर 1905 का डेट आप मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, 16, वैसे तो ये तीनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन से संबंधित, और ना जाने एग्जाम में मेरे भाई कितना बार पूछा है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 का डेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था।
बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, कहने का मतलब कि बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें इसका विरोध किया गया था और यहीं से स्वदेशी आंदोलन का बीजारोपण भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में 20 जुलाई 1905 को की गई थी, उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, और बंगाल का विभाजन किस प्रकार से हुआ था, कैसे इसको पार्टीशन में बांटा था, हम आगे भी हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को लागू तो ये हो गया, लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि वर्ष 1911 में जाकर 1911 में एक दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन 1905 में शुरू हुआ और इसे निरस्त कर दिया गया 1911 में। ठीक है, आगे में और डिटेल से भी हम जानेंगे। देखिए, उस टाइम पे सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर, आप इतना नाम बस याद रखिए, फ्रेजर। देखिए, फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो कब से कब तक सेवाएं दी थी ये सब मत याद रखिए, बस इतना याद रखिएगा कि जिस टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ था? तो याद रखिएगा, फ्रेजर। फ्रेजर, जिस तरह से आप करजन के नाम याद रखते हैं कि बंगाल के विभाजन के समय वायसराय करजन था या करजन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो एक नाम फ्रेजर भी इसके साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, फ्रेजर भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। इसी के बहकावे में आके या इसी के उकसावे में आकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, ऐसा कुछ इतिहासकार का मानना है। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन याद रखिएगा, ये वायसराय हुआ करता था और उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था फ्रेजर। ठीक है, इसने अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, याद रखिएगा कि बंगाल के विभाजन में वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और फ्रेजर उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर और कर्जन, इस दोनों का बंगाल के विभाजन में काफी अहम योगदान है। देखिए अभी हम 3 डेट के बारे में आपको हम बताए हैं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई थी। कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में होता है। 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, इस निर्णय की घोषणा के विरोध में याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है, ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है, बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। ठीक है, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को जाके 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन था, इसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांध के अपनी एकता को दिखाया था ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है, यानी इस दिन राखी भी बांधा गया था एक दूसरे के हाथों पे। किनके कहने पे? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे। ठीक है, अब देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट नेता रहे हैं। आप जानते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक है, या भारतीय संघ की स्थापना किए थे। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से आपको बता चुके हैं। देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में इन्होंने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये कथन किनका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विषय में किन्होंने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ठीक है, देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका है और इसके संपादक जो है, इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार, आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद बहिष्कार शुरू हो गया था, ब्रिटिशर्स वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया था। तो इसका सर्वप्रथम सुझाव कौन दिए थे? एक बांग्ला पत्रिका निकाल के जिसका नाम था संजीवनी। इसी संजीवनी के माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने इसका सुझाव दिया था कि जितने भी ब्रिटेन की वस्तुएं हैं, इसका आप बहिष्कार करिए। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इनके द्वारा संपादित पुस्तक का नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। याद रखिएगा, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? एच.डब्ल्यू. नेविंसन है। और प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के से जुड़े हुए ब्रिटिश पत्रकार कौन थे? तो याद रखिएगा, एच.डब्ल्यू. नेविंसन थे। एच.डब्ल्यू. नेविंसन थे। ठीक है, और उनकी पुस्तक का क्या नाम था? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ठीक है, और बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में किसने दिया था? तो याद रखिएगा, संजीवनी नामक पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए,
अब हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व विभिन्न जगहों पे स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कौन कौन किए थे, आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक ये बम्बई एवं पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ये पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सैयद हैदर रजा ये दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सैयद हैदर रजा, याद रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्ले ये मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिल्ली में कर रहे थे सैयद हैदर रजा और मद्रास में कर रहे थे चिदम्बरम पिल्ले। नाम से ही देखिए, चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, कोई मतलब साउथ के एरिया का ये नाम है, चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, ये मद्रास में कर रहे थे और सैयद हैदर रजा ये दिल्ली में कर रहे थे। ठीक है, लोकमान्य तिलक ये बंबई एवं पुणे में कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं कि इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग की स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने किया था, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, अब 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था या फिर बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ठीक है, इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित की गई। जनता ने जुलूस निकाला, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़क पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। देखिए, वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका शीर्षक गीत बना था। ठीक है, और आप जानते हैं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा होता है या फिर इसका निर्णय लिया जाता है। कहां पे? शिमला में। ठीक है, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के खिलाफ या बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। ठीक है, और वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। आप इस चीज को याद रखिएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है और इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और इसे गाने में कुल कितने समय लगता है? 65 सेकंड का समय लगता है। के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सर्वप्रथम, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। रहीमतुल्लाह सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और इसी में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इतना फैक्ट आप जरूर याद रखिए। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। जिस टाइम पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना। आगे देखिए, आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था इस दिन। बंगाल विभाजन की तो घोषणा हो गई थी आपका 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा यानी निर्णय लिया गया था। ठीक है, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि किस तिथि को या किस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो याद रखिएगा तब होगा आपका 20 जुलाई 1905। अगर पूछे कि बंगाल विभाजन किस तिथि से लागू हो गया, तब होगा आपका 16 अक्टूबर 1905। लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि दिसंबर 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी मेरी भारत आया था तो उसमें एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। तो याद रखिएगा कि दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। पहला घोषणा हुई थी कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए और दूसरा घोषणा हुआ था कि कलकत्ता की जगह, कलकत्ता अभी तक भारत की राजधानी हुआ करती थी, अब कलकत्ता की जगह पे दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया जाए। ठीक है, देखिए उड़ीसा एवं बिहार को बंगाल से अलग एक प्रांत बनाया गया था। अभी हम इसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। आगे देखिए, अब देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा होता है 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। ठीक है, ये तीनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होता है, कहां पे? शिमला में। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका विरोध होता है और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू हो जाता है। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन के समय में
वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए बंगाल विभाजन में दो पार्ट में बंगाल को बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। देखिए पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र शामिल था। और पश्चिमी बंगाल में था आपका पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार का क्षेत्र। ठीक है, देखिए जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था इसमें मुसलमान 80% थे और हिंदू 20% थे। ठीक है, और पश्चिमी बंगाल में उल्टा था, यानी हिंदू 80% थे यहाँ पे और मुसलमान 20% थे। ठीक है, यानी यहाँ से आप सीधा देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में इन्होंने बांटने का काम किया था। ठीक है, और पूर्वी बंगाल का जो मुख्यालय था ये ढाका हुआ करता था, जबकि पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, और पूर्वी बंगाल और असम जो जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे पूर्वी बंगाल और असम का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था पूर्वी बंगाल का, ये बना था ब्लूमफील्ड फुलर बना था। ठीक है, ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया था। और यहाँ का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था? एंड्रयूज फ्रेजर, जो कि पहले भी था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, कहां पे? शिमला में, लॉर्ड कर्जन के समय में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। और 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद याद रखिएगा इसी दिन राखी, एक दूसरे के हाथों पर लोगों ने राखी बांध के अंग्रेजों को ये दिखाया या अंग्रेजी हुकूमत को ये एहसास दिलाया कि हम लोग अभी भी एक है, हमारी एकता को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल और असम एक पार्ट बना और एक पार्ट बना आपका पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार। ठीक है, और पूर्वी बंगाल और असम जो एक पार्ट बना था उसका मुख्यालय ढाका हुआ करता था और वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया। और पूर्वी बंगाल और असम में मुसलमान 80%, हिंदू 20% थे। वहीं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो एक पार्ट बना था इसमें हिंदू 80% और मुसलमान 20% थे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर था कहां पे? कलकत्ता में, पश्चिमी बंगाल का। और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, अब जब बंगाल विभाजन 1905 में हो गया तो इसके विरोध में, ठीक है, इसके विरोध में कई आंदोलन हुए। ठीक है, इसका काफी विरोध हुआ। फिर दिल्ली दरबार लगा था, कब? 12 दिसंबर 1911 को। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का भव्य स्वागत किया गया था इस दिल्ली दरबार में। और इसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन की रद्द की घोषणा किया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया। ठीक है, याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट घोषणा था इसका। देखिए घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसमें उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर एक प्रांत बनाया गया। तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा एवं बिहार को बंगाल से अलग करके एक प्रांत बना दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा कि उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हो गया था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। और फिर आप जानते ही हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लॉर्ड कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन के समय पे भारत का वायसराय हुआ करता था, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए भारत में वायसराय के पद पे कार्य करते हुए इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, देखिए इसने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। कौन? लॉर्ड कर्जन। देखिए इसने 1901 ईस्वी में मॉन्क्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, सिंचाई आयोग और रेलवे आयोग की स्थापना करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है। आगे देखिए, इसी के द्वारा 1902 ईस्वी में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं रेलवे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। मेरे भाई, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, ये सभी की स्थापना करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसको आप एक जगह पे लिख के जरूर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और फ्रेजर की अध्यक्षता में, आप जानते हैं कि फ्रेजर उस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था और बंगाल के विभाजन में इसका काफी योगदान था। ठीक है, आगे देखिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। ठीक है, ये भी इसका ईस्वी भी आप याद रखिएगा। ये सभी जितने भी आयोग और जो भी अधिनियम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन से संबंधित। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इसने सर एटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। आगे देखिए, इसने 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और 1904 में ही, अभी हम जस्ट पढ़े हैं, 1904 में ही इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया था। कब? 1904 में भारतीय
विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया था। कौन? लॉर्ड कर्जन। देखिए इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई थी। तो 1905 में पूसा में जो कृषि अनुसंधान खोली गई थी, संस्था खोली गई थी, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसी के समय में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की का निर्माण किया गया था। कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आगे देखिए इसका अन्य कार्य है, इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। इसने कृषि बैंक 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। आगे देखिए कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर हुआ करता था। किचनर से इसका मतभेद हो गया था और इसमें भारत सचिव किचनर का पक्ष ले लिया था। ठीक है, इससे असंतुष्ट होकर कर्जन ने 1905 अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किचनर से मतभेद हो जाने के कारण लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे बंगाल विभाजन को पूरी डिटेल से देखा। बंगाल विभाजन आप अगर इतना फैक्ट याद करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपसे प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और बंगाल विभाजन के समय पे जो वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, इसके बारे में भी हमने पूरी डिटेल से देखा। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु पर व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके सामने, ए है कागज, बी है जूट, सी है चाय और डी है चीनी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय। देखिए चाय और चीन, चाय एवं चीन का जो व्यापार का एकाधिकार था ये अभी भी कंपनी के हाथों में ही था, याद रखिएगा। ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय पे व्यापार ये अभी भी कंपनी के हाथों में ही था। ठीक है, अब हम 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी फैक्ट को एक नजर देखते हैं। सबसे पहले चार्टर एक्ट का पृष्ठभूमि आप देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था। कब? 1600 ईस्वी में। देखिए समय समय पर संसद द्वारा चार्टर एक्ट बनाकर कंपनी के अधिकारों को नवीनीकृत या बदला जाता था, यानी उसमें संशोधन किया जाता था। आगे देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने कंपनी के व्यापार और शासन दोनों को प्रभावित किया। ठीक है, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था ब्रिटिश संसद से, इसमें एक कानून बनाया गया था जिसमें कंपनी के व्यापार और शासन दोनों प्रभावित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या प्रमुख प्रावधान थे, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसका प्रमुख प्रावधान क्या क्या था? देखिए इसमें व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी का जो व्यापार पे एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। अब निजी अंग्रेज व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकते थे। अब निजी अंग्रेज व्यापारी भी जो था ये भारत में व्यापार कर सकता था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी के पास में ही रहा था। तो याद रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार पे एकाधिकार जो कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी एकाधिकार था किस पे? चाय पे और चीन के साथ व्यापार पे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए इसके बाद शासन का अधिकार बना रहा था, कंपनी का शासन का अधिकार बना रहा था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए और दे दिया गया था, यानी शासन का एकाधिकार कंपनी के पास ही रहा था। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए धर्म प्रचार का अधिकार, देखिए ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो चाय और चीन के साथ, चाय एवं चीन के अलावे जितने भी व्यापार थे उस पे से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, कंपनी को केवल चाय और चीन पर ही एकाधिकार प्राप्त था। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या था प्रावधान, कि ईसाई मिशनरी अब भारत आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद भारत में शिक्षा के लिए प्रावधान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रत्येक 1 लाख रुपया, प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। यह पहली बार था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए धन की बात की। ठीक है, या धन देने की बात की। ठीक है, तो भारत में पहली बार शिक्षा के लिए अगर ब्रिटिश सरकार ने धन देने की बात की है तो किस चार्टर एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो आप शॉर्ट नोट्स में इस तरह से लिख लीजिएगा कि चाय एवं चीन के साथ मात्र एक एकाधिकार था
कंपनी का, बाकी पैसे खत्म हो गया था। उसके बाद ईसाई मिशनरी आप प्रचार प्रसार कर सकते थे भारत आके। उसके बाद शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट प्रावधान था किस एक्ट का, 1813 का, चार्टर एक्ट का, ठीक है। हम किसी और वीडियो में पूरे चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगर इसको आप संक्षेप में याद रखना चाहते हैं तो इस तरह से याद रखिए कि 1813 का चार्टर एक्ट एक ऐसा कानून था जिसने भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ा, ठीक है। यानी व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ा कहने का मतलब कि अब कोई भी सामान्य अंग्रेज व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकता था, ठीक है। लेकिन चाय एवं चीन के जो व्यापार हैं, चाय पे व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये अभी भी कंपनी के एकाधिकार में ही थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन उनके शासन के एकाधिकार को बनाए रखा, साथ ही इसने भारतीय शिक्षा और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के लिए रास्ता खोला। आप जानते हैं कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये देने की बात की गई और ईसाई मिशनरियों के लिए कहा गया कि अब आप जाके भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रावधान थे 1813 के चार्टर एक्ट के, और ना जाने कई बार एग्जाम में पूछा है। इसको आप जरूर देख के जाइएगा, जरूर देख के। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन है। ए है गिरीश चंद्र घोष, बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, सी है एस एन बनर्जी और डी है शिशिर कुमार घोष। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष ने की थी, ठीक है। और अमृत बाजार पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, किस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में आया था और इसे कौन लाया था, लॉर्ड लिटन। इस एक्ट को लाने वाला था लॉर्ड लिटन। और याद रखिएगा इसे समाप्त कौन किया था, याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन इसको समाप्त करता है 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को आप जानते हैं कि भारत के उद्धारक की संज्ञा इसको दी गई है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। अभी हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते हैं, आगे हम इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बदल के, याद रखिएगा, बांग्ला से अंग्रेजी में कर लिया था। किस में कर लिया था, बांग्ला से अंग्रेजी में कर लिया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया कौन था, लागू कौन किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ठीक है। और लॉर्ड रिपन इसको समाप्त कर दिया था, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप याद रखते हैं कि द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था, तो लागू तो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। यही रॉबर्ट क्लाइव है जो सुसाइड कर लिया था, यानी आत्महत्या किया था, ठीक है। और द्वैध शासन को समाप्त कौन किया था, अगर समाप्त की बात करते हैं तो उस टाइम पे वारेन हेस्टिंग्स नाम आता है। किसका नाम आता है, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। तो महाभियोग किसके ऊपर लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। और रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या करने वाले गवर्नर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखिए जितने भी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक हैं, ठीक है, जितने भी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक हैं, इन सबको एक नजर देखते हैं। ये सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके सामने, और जो हम स्टार लगा देंगे या जिसपे हम इंपॉर्टेंट कहेंगे, आप उसको एक नजर जरूर एग्जाम में देख के जाइएगा। देखिए सबसे पहले आपके सामने इंडियन मिरर और बाम बोधनी, इंडियन मिरर और बाम बोधनी के संपादक कौन है, केशव चंद्र सेन है, ठीक है, केशव चंद्र सेन है, याद रखिएगा। इसमें बाम बोधनी इंपॉर्टेंट है, बाम बोधनी कई बार पूछा है। फिर है अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान जो पत्रिकाएं हैं, इसके संपादक है मदन मोहन मालवीय। कौन है, मदन मोहन मालवीय हैं। फिर है इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है, मोतीलाल नेहरू है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फिर आपके सामने काल के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा है। काल के लेखक या काल के संपादक कौन है, प्राण जपे हैं। कौन है, प्राण जपे। फिर है कामरेड और हमदर्द, इसके लेखक कौन है, मोहम्मद अली हैं। फिर है मराठा केसरी एवं गीता रहस्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मराठा केसरी एवं गीता रहस्य, इसके लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। और जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और ये अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखिएगा, किस अधिवेशन में भाग लिए थे, अमृतसर अधिवेशन में ये भाग लिए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू किए थे। और लाल बाल पाल त्रिगुट में बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। और लाल बाल पाल जो त्रिगुट था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र हुए थे लाला
लाजपत राय हुए थे, लाला लाजपत राय हुए थे। ये कल के डे में ये प्रश्न बना था। और लाला लाजपत राय कब किए थे? आप जानते हैं कि 1920 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था, इसमें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो केसरी, मराठा एवं गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचना थी। और केसरी के बारे में आप याद रखिएगा कि ये मराठा भाषा में छपने वाला पत्रिका था। और जो मराठा था, ये याद रखिएगा, नाम मराठा था लेकिन ये इंग्लिश में छपने वाली पत्रिका थी। ठीक है, फिर गीता रहस्य के बारे में आप याद रखिएगा। फिर है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? याद रखिएगा, अरविंद घोष हैं। इसके संपादक कौन है? अरविंद घोष हैं। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम एक आपका गीत है, वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत है जिसके रचयिता कौन है? आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वंदे मातरम एक पत्रिका है जिसका संपादन कौन किए थे? अरविंद घोष किए थे। ठीक है, आगे देखिए, नेशन, नेशन का संपादन किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर है बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग के संपादक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। फिर है भवानी मंदिर, इसके हैं आपके बरिंद्र कुमार घोष हैं। ठीक है, नेशन के बारे में आप याद करके जाइएगा। आगे देखिए, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है सभी, क्योंकि सभी महात्मा गांधी के संपादन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी के संपादक कौन है? महात्मा गांधी हैं। देखिए, याद रखिएगा, इसमें जो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ये आत्मकथा है, आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, याद रखिएगा। ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की सभी रचना काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार फारसी में छपने वाली प्रथम पत्रिका थी। आप याद रखिएगा, मिरातुल अखबार फारसी में छपने वाली प्रथम पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, संवाद कौमुदी कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसके संपादक हैं एनी बेसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है फ्री हिंदुस्तान, इसके संपादक हैं तारकनाथ दास। फिर है द रिवोल्यूशनरी, इसके संपादक हैं सचिंद्र सान्याल। फिर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्र गुप्तार। देखिए, ये दोनों पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये, और राष्ट्र गुप्तार, यहाँ सही कर लीजिएगा, ये दादा भाई नौरोजी की रचना है। दादा भाई नौरोजी की रचना है, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही याद रखिएगा कि 1868 ईस्वी में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया गया है? 20 रुपया। अगला है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के संपादक हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, आप जानते हैं कि लाल बाल पाल त्रिगुट के मात्र एक यही व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, जिन्होंने, आप जानते हैं कि 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते हैं कि पीएनबी, भारतीय पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और लक्ष्मी बीमा योजना कंपनी की भी इन्होंने स्थापना की थी। लक्ष्मी बीमा योजना की शुरुआत कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबाड़े खातिर, अल हिलाल, इसके संपादक हैं आपके अबुल कलाम आजाद। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। और मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। फिर है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की रचना है। फिर है इंडियन अनरेस्ट, ये है सर वैलेंटाइन सिरोल का। फिर है इंडिया फॉर इंडियंस, ये चित्तरंजन दास का है, यानी सीआर दास का है। ठीक है, सीआर दास को देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, देश बंधु इनको कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर की रचना है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर की रचना है। फिर है गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। फिर है उसके बाद है नील दर्पण, नील दर्पण दीन बंधु मित्र की रचना है, ये आप याद रखिएगा। फिर है सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद्र की रचना है। आगे देखिए, बांगे दाड़ा तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। फिर है भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये आप याद रखिएगा। फिर है भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर है कांग्रेस का इतिहास, ये पट्टाभी सितारमैया की रचना है, इसे भी आप याद रखिएगा। अभी इसमें जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है। फिर है सत्यार्थ प्रकाश, ये दयानंद सरस्वती की रचना है। और दयानंद सरस्वती के बारे में आप याद रखिएगा, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना किए थे कौन? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार, इसको आप स्टार लगा लीजिए। आगे देखिए, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडियन स्ट्रगल भी कई बार एग्जाम में आया है, जरूर देख के जाइएगा। तो जिसमें हम आपको स्टार लगवाते हैं या वीवीआई कहते हैं, आप उसको एक बार जरूर अलग से लिख के याद रखिए। ठीक है, डेली उसके इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बंगाल गजट,
ये भारत में छपने वाली प्रथम पत्रिका थी, ठीक है। 1780 में छपी थी और कहाँ पे छपी थी? कलकत्ता में। इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की यानी जेके हिक्की, ठीक है। और उसके बाद है समाचार दर्पण, इसके संस्थापक हैं विलियम केडी और ये प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। फिर है मिरात उल अखबार, ये जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और ये प्रथम फारसी पत्रिका थी। तो मिरात उल अखबार के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और ये प्रथम फारसी पत्रिका थी। जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए सोम प्रकाश के संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर। कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। और यह प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? राजनीति से जुड़ा था। फिर है मराठा एवं केसरी। देखिए मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी और केसरी ये मराठा दैनिक पत्रिका हुआ करती थी। तो केसरी मराठा भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कि पूछ दिया कि मराठा किस भाषा में छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी तो आंख मूंद के मराठा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये मराठा नाम है लेकिन ये अंग्रेजी में छपता था, हम कई बार आपको बताया है। बाल गंगाधर तिलक की एक और रचना है गीता रहस्य, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हैं गिरीश चंद्र घोष, लेकिन बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक और मालिक बन गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब ऑप्शन आपको जिस तरह से मिलेगा आप उस तरह से आप टिक करिएगा। अगर गिरीश चंद्र घोष रहेगा तो आप गिरीश चंद्र घोष को लगाइएगा, अगर हरीश चंद्र मुखर्जी दिया तो इसको लगाइएगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दे सकता है आपको। आगे देखिए इंडियन मिरर के संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर। कौन है? द्वारकानाथ टैगोर है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए अमृत बाजार पत्रिका, आज के सेशन का प्रश्न भी ये रहा है। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष और ये बांग्ला समाचार पत्र था। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में ये अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था, यानी अपनी भाषा रातों रात बदल ली थी, बांग्ला से अंग्रेजी में कर लिया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जारी कौन किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिटन ने जारी किया था। लॉर्ड लिटन काफी इंपॉर्टेंट है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। और कब किया था? 1882 में किया था, ठीक है। अभी हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते हैं। क्या था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 में, जारी करने वाला वायसराय था लॉर्ड लिटन। और इसका उद्देश्य क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 में, जारी करने वाला था वायसराय आपका लॉर्ड लिटन। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी, बंगाली और उर्दू में जो प्रकाशित अखबारें थी और पत्रिकाओं थी इस पर नियंत्रण लगाना, ठीक है। तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं पे नियंत्रण लगाने का उद्देश्य था किसका? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का, ठीक है, याद रखिएगा। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कौन किया था? लॉर्ड रिपन। कब? 1882 ईस्वी में, ठीक है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में कर लिया था? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी? अमृत बाजार पत्रिका थी, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में। कौन लागू किया था? वायसराय लॉर्ड लिटन लागू किया था। समाप्त किया था लॉर्ड रिपन। कब? 1882 में। इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगाना। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, ये जिसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। ये पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बांग्ला से अंग्रेजी कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है, याद रखिएगा। और सती प्रथा को समाप्त करने में इनका काफी अहम योगदान था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करता था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की रचना किया था, जो कि बंगाली साप्ताहिक पत्रिका हुआ करता था। 1822 ईस्वी में इन्होंने मिरातुल अखबार का संपादन किया था, जो प्रथम फारसी पत्रिका हुआ करता था। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। ए है पुष्प कृषि, बी है मत्स्य कृषि, सी है रेशम उत्पादन और डी है बागवानी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार, ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए अब जितने भी विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं इसको एक नज़र देख लीजिए आप। जितने भी इंपॉर्टेंट कृषि क्रांतियां हैं इसको एक नज़र आप देख लीजिए, ठीक है। काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये सभी क्रांतियां। देखिए श्वेत क्रांति से संबंधित क्या है आपका? दुग्ध उत्पादन, याद रखिएगा, ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए नीली क्रांति से संबंधित है आपका मत्स्य पालन, ठीक है, जो आज का प्रश्न है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर भूरी क्रांति से संबंधित है आपका उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। फिर है रजत क्रांति से संबंधित है आपका अंडा उत्पादन, रजत क्रांति से संबंधित है आपका अंडा उत्पादन। पीली क्रांति से संबंधित है आपका तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन।
कृष्ण क्रांति से संबंधित है आपका बायोडीजल उत्पादन, कौन सा, बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति से संबंधित है आपका टमाटर और मांस उत्पादन, टमाटर और मांस उत्पादन लाल क्रांति से संबंधित है, आप जरूर जरूर याद रखिएगा। श्वेत क्रांति से संबंधित है आपका दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति से संबंधित है आपका मत्स्य पालन। भूरी क्रांति से संबंधित है आपका उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति से संबंधित है आपका अंडा उत्पादन। पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति से बायोडीजल उत्पादन और लाल क्रांति से संबंधित है आपका टमाटर या मांस उत्पादन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति से संबंधित है आपका झींगा मछली उत्पादन, मांस निर्यात और प्याज उत्पादन, ठीक है, मांस निर्यात जो है ये भी गुलाबी क्रांति से संबंधित है, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति से और झींगा मछली उत्पादन ये भी गुलाबी क्रांति से। फिर देखिए बादामी क्रांति से संबंधित है आपका मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है, आप याद रखिएगा। फिर है सुनहरी क्रांति से संबंधित है आपका फल एवं सब्जी उत्पादन, फल एवं सब्जी उत्पादन सुनहरी क्रांति से संबंधित है। अमृत क्रांति से संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अमृत क्रांति से संबंधित है आपका नदी जोड़ो परियोजना। फिर देखिए गोल्ड क्रांति से संबंधित है आपका आलू उत्पादन। फिर है स्वर्ण क्रांति से संबंधित है आपका बागवानी, ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में। फिर है सुनहरी क्रांति से संबंधित है आपका फल सब्जी उत्पादन, यानी उद्यान कृषि जो है ये आपका सुनहरी क्रांति से संबंधित है, ठीक है, उद्यान कृषि आपका सुनहरी क्रांति से संबंधित है। सुनहरी क्रांति भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत में अगर पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगर विश्व में पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों भारत में अगर पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, यानी बोरलॉग बस आप याद रखिए, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1967-68 ईस्वी में हुई थी और इसमें सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, गेहूं और चावल दोनों पर पड़ा था, लेकिन चावल की तुलना में गेहूं पर सबसे ज्यादा पड़ा था, ठीक है। तो गेहूं पर याद रखिएगा कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बी कुरियन को जाता है, बर्गीज कुरियन को, इसको आप पूरा अगर लिखना चाहें तो डॉक्टर बर्गीज कुरियन को जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर बर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है आपके सामने, ए है नर्मदा नदी पर, बी है शरावती नदी पर, सी है कावेरी नदी पर और डी है मांडवी नदी पर। देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, किस पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। अभी हम आप जलप्रपात के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, पूरे डिटेल से, ठीक है। देखिए जलप्रपात जिसको इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात कहते किसको हैं। देखिए जब कोई नदी या जलधारा अपने मार्ग में अचानक ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उस स्थान को जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। जब कोई नदी या जलधारा अपने मार्ग में अचानक ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उस स्थान को जलप्रपात कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नदी के पानी का ऊंचाई से सीधा या तिरछा गिरना जलप्रपात कहलाता है। नदी के पानी का ऊंचाई से सीधा या तिरछा गिरना जलप्रपात कहलाता है। देखिए आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो कि बाराही नदी पर, किस नदी पर, बाराही नदी पर कर्नाटक के शिमोग जिला में स्थित है। कहां पे, कर्नाटक के शिमोग जिला में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। अगर फीट में बात करें तो 1493 फीट है, कितना है, 1493 फीट है, आप जरूर याद रखिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपका, कुंचिकल जलप्रपात, किस नदी पर, बाराही नदी पर, और कहां पे है ये, कर्नाटक के शिमोग जिला में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर, ठीक है। अगर फीट में बात करें तो 1493 फीट है, ठीक है। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है, या सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। आगे देखिए ये तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजल जलप्रपात, कौन सा, एंजल जलप्रपात। ये चुरून नदी पर है और कहां पे है, वेनेजुएला में है, ठीक है, वेनेजुएला में है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक शहर है, ठीक है, कौन सा, वेनेजुएला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। और कुंचिकल जलप्रपात कहां पे है, कर्नाटक के शिमोग जिला में है और किस नदी पे है, बाराही नदी पे। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए भारत का सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात, सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात कौन सा है आपका, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। भारत का सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात आपका चित्रकूट जलप्रपात है, इसकी चौड़ाई है 300 मीटर, ठीक है। और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर, और कहां पे है ये, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है।
देखिए सबसे ऊंचाई अगर पूछे तो कुंचिकल जलप्रपात होगा, अगर सबसे चौड़ाई वाला जलप्रपात पूछे तो चित्रकूट जलप्रपात होगा। ठीक है, इसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसको जानते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को जानते हैं, जो कि इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। ठीक है, और ये भारत का सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात है। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात के बारे में याद रखिएगा, इसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विश्व का सबसे चौड़ाई वाला जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ाई वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, या इसी को नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछे विश्व का सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा खोने जलप्रपात। कौन सा? खोने जलप्रपात। ये मेकांग नदी पर स्थित है, और ये कहां पे है? लाओस में। कहां पे है? लाओस में, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थान है, लाओस। ठीक है, तो विश्व का सबसे चौड़ाई वाला जलप्रपात खोने जलप्रपात। अगर हम पूछे विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक चौड़ाई वाला जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। अगर भारत का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात पूछे तो कुंचिकल जलप्रपात, जो कि बाड़ाही नदी पर कर्नाटक के सिमोंग जिला में स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक के सिमोंग जिला अगर नहीं भी याद रखते हैं तो कर्नाटक आप जरूर याद रखना। ठीक है, जगह जरूर याद रखना, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, अब भारत के जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं, जितने भी हैं, उन सबको जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सबको एक नजर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, आज का ये प्रश्न भी है आपका, ये नर्मदा नदी पर है, और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश राज्य में है, अमरकंटक की पहाड़ियों पे है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों पे मध्य प्रदेश में है कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, आगे देखिए कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, धुआंधार और कपिलधारा ये दोनों नर्मदा नदी पर है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए जोग या गरसोप्पा, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी पर स्थित है, और कहां पे है? ये कर्नाटक राज्य में है। कहां पे? कर्नाटक राज्य में। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है, आप इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इसको एक बार देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है, और इस जलप्रपात में राजा रॉकेट और रोरर नामक 4 झरने का निर्माण होता है। इस जलप्रपात से राजा रॉकेट और रोरर नामक 4 झरने का निर्माण होता है। किससे? जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात से। ठीक है, तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किस जलप्रपात से राजा रॉकेट और रोरर नामक 4 झरने का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात से। ठीक है, आगे देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पे स्थित है, और कहां पे है? ये मैसूर। कहां पे? मैसूर, जो कि कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, फिर देखिए दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पे स्थित है, और ये गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पे है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ये दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी पे है, और कहां पे है? ये गोवा कर्नाटक बॉर्डर पे है। ऑप्शन में ज्यादातर आपको सिर्फ गोवा देखने को मिलेगा, तो गोवा आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, और कहां पे है? ये झारखंड की राजधानी रांची में है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये झारखंड की राजधानी रांची में है। ठीक है, आगे देखिए चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, और ये कहां पे है? कोटा में। ठीक है, राजस्थान के कोटा में है। फिर है चचाई जलप्रपात, ये बिहार नदी पे है, और ये कहां पे है? रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जगह का नाम आप ना भी याद रखिए, राज्य जरूर याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में है चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात। ठीक है, कोटा ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप स्टेट का नाम उसका जरूर। आगे देखिए गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है, और ये कर्नाटक राज्य में है। कहां पे है? कर्नाटक राज्य में। देखिए कहीं कहीं पे आपको गोकाक भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए रजरप्पा जलप्रपात, ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। कहां पे? झारखंड में। आगे है पायकाड़ा जलप्रपात, ये पायकाड़ा नदी पे ऊटी में स्थित है। कहां पे? ऊटी में, जो कि नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में पड़ता है। फिर देखिए एन्ना जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी पर एन्ना जलप्रपात है, जो कि कहां पे है? महाराष्ट्र में। फिर है अमृतधारा जलप्रपात, ये हसदेव नदी पर है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। फिर है चुलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पे है। कहां पे? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। फिर है कुंचिकल जलप्रपात, ये बाड़ाही नदी पे है, कर्नाटक में, और ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात आपका कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि बाड़ाही नदी पे कर्नाटक में स्थित। चित्रकूट या नियाग्रा जलप्रपात, आप जानते हैं कि ये भारत की सबसे चौड़ाई वाला जलप्रपात है, ये इंद्रावती नदी पर है, और ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में ये पड़ता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए होगे नक्कल जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर है भाड़चुक्की और बालमुड़ी जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो होगे नक्कल, भाड़चुक्की और बालमुड़ी जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। देखिए डुडुमा जलप्रपात, ये
मच्छकुंड नदी पर ओडिशा राज्य में स्थित है। फिर है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये बूढ़ा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर है पापनासम जलप्रपात, पापनासम जलप्रपात ये ताम्रपर्णी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और पापनासम जलप्रपात को आप याद रखिएगा, इसे अगस्त जलप्रपात भी कहा जाता है, इसे अगस्त जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? ताम्रपर्णी नदी पे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर शिव और पार्वती ऋषि अगस्त के समक्ष प्रकट हुए थे। ठीक है, इसी स्थान पे। ठीक है, और धार्मिक मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम पापनासम जलप्रपात रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है धुआं कुंड जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात ये काबा नदी पर स्थित है और ये बिहार के रोहतास जिला में है। कहाँ पे? बिहार के रोहतास जिला में काबा नदी पे धुआं कुंड जलप्रपात है। फिर है ओखरीन जलप्रपात, ओखरीन जलप्रपात ये गोपथ नदी पे स्थित है, ये भी बिहार राज्य के रोहतास जिले में है। कहाँ पे? बिहार राज्य के रोहतास जिले में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भारत के जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे, जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल थे, हमने सबके बारे में आपको पूरे डिटेल से बताया, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे। ठीक है, उन सबको हमने बताया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न संख्या 9 है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए है क्रिकेट से, बी है फुटबॉल से, सी है हॉकी से, डी है टेबल टेनिस से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, फुटबॉल से। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिए, अब जितने भी कप हैं और जितने भी ट्रॉफी हैं वो किस खेल से संबंधित है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानते हैं। देखिए, प्रमुख खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां, सबसे पहले आपके सामने है हॉकी। देखिए, हॉकी से संबद्ध कप और ट्रॉफियां कौन कौन सी है? देखिए, बेटन कप है, फिर रंगा स्वामी कप है, फिर आगा खां कप है, फिर ध्यानचंद ट्रॉफी है, फिर नेहरू ट्रॉफी है, सिंधिया गोल्फ कप है, वेलिंगटन कप है, फिर इंदिरा गांधी कप है। याद रखिएगा, ये सभी हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं। देखिए, बेटन कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रंगा स्वामी कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगा खां कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ध्यानचंद ट्रॉफी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इन चारों को आप जरूर देख के जाइएगा और टाइम मिले तो नेहरू ट्रॉफी को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से ट्रॉफी एवं कप हैं? याद रखिएगा, डुरंड कप जो आज का एग्जाम का प्रश्न भी, आज के सेशन का प्रश्न भी रहा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर है रोवर्स कप, फिर है बीसी रॉय ट्रॉफी, फिर है संतोष ट्रॉफी, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, फिर है सुब्रोतो मुखर्जी कप, फिर है मर्डेका कप। ये सभी फुटबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट कप है। तो संतोष टफ और सुब्रोतो मुखर्जी कप आप जरूर याद रखिएगा। तो डुरंड कप, ठीक है, संतोष ट्रॉफी कप और सुब्रोतो मुखर्जी कप, इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से कप ट्रॉफी हैं? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और रानी झांसी ट्रॉफी। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया ये। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट है, आप एक नजर देख लीजिएगा। टेबल टेनिस से संबंधित है आपका जय लक्ष्मी कप, रामानुज ट्रॉफी, राजकुमारी चैलेंज कप। ठीक है, आगे देखिए बैडमिंटन से संबंधित है आपका नारंग कप, चड्ढा कप। ठीक है, चड्ढा कप याद रखिएगा, अमृत दीवान कप। ठीक है, तो इसमें नारंग कप कई बार एग्जाम में पूछा है और चड्ढा कप भी कई बार पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से संबंधित है आपका नेहरू कप। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, नेहरू कप, फेडरेशन कप, ये सभी बास्केटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप के बारे में आप याद रखिएगा। देखिए नेहरू ट्रॉफी, अगर नेहरू ट्रॉफी अगर आपसे पूछे तो नेहरू ट्रॉफी संबंधित है हॉकी से। ठीक है, अगर पूछे कि नेहरू कप, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, नेहरू कप पूछे तब ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, देखिए पोलो, पोलो से संबंधित है आपका एजाड कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप। तो एजाड कप काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, फिर है गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है आपका राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, बाकर कप। गोल्फ वाला तीनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक से संबंधित है आपका चाइना कप, एक ही कप है, आप याद रखिएगा, जिम्नास्टिक से संबंधित है आपका चाइना कप। तो इस प्रकार से जितने भी प्रमुख खेल थे और उससे संबंधित कप एवं ट्रॉफी था, हमने उस सबको कवर किया। ठीक है, आप इन सबको एक बार देख के जरूर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 है कि भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन है ए है मैकमोहन रेखा, बी है रेड क्लिफ रेखा, सी है हिंडनबर्ग रेखा और डी है मैगी नॉट रेखा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब हम जितने भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं उन सबको एक नजर देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है मैकमोहन रेखा। देखिए मैकमोहन रेखा, ये आज का प्रश्न भी है। देखिए मैकमोहन रेखा ये भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, फिर है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। फिर है हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा याद रखिएगा, ये जर्मन एवं पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। फिर है 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, फिर है मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा यह जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा बनाती है।
फिर है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा ये यूएसए एवं कनाडा के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। फिर है मेनर हिम रेखा। मेनर हिम रेखा ये रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। फिर है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय रेखा हैं, आप इसको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त दरोगा, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीपीएससी टीचर, यूपीएसआई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम आपको अभी तक जितने भी सेशन हमने करवाया है कवर, और आगे भी जो भी सेशन करवाएंगे, उन सबका पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, कि आपका टाइम बर्बाद हो। आप डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप वीडियो देखते हैं तब तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि वीडियो में हमने एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ बोला है, ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट को हमने और भी बताने का प्रयास किया है। अगर फिर मान लीजिए 2-4 दिन एग्जाम का बचा हुआ है तो फिर आप रिवीजन पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दौड़ा नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।